सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है। सभी विद्यार्थी शीघ्रातिशीघ्र कक्षा को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हमारी 22वीं क्लास है और 2014 प्रथम कमीशन का घ यानी चौथा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने इसका सब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसमें अपना क्या देखेंगे, जीके पार्ट देखेंगे। जीके पार्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि हम सभी अपना एक अच्छा माइंडसेट बना पाए जीके के प्रति, इस कमीशन के प्रति, शास्त्रीय कमीशन के प्रति, कि यदि हमें इस कमीशन की दृष्टि से जीके पार्ट पढ़ना हो तो किस प्रकार से हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कोई नया विद्यार्थी है उसके लिए मैं बता दूं, हम एचपी टीजीटी शास्त्रीय कमीशन 2014 प्रथम कमीशन को देख रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि सभी जितने भी शास्त्रीय कमीशन हुए हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको डीप तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमारा एक अच्छा माइंडसेट बन पाए। ठीक है, तो उसी क्रम में जो है हमने 2020 और 2018 और 2017 के कमीशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 2014 प्रथम कमीशन में है। ठीक है, ये प्रथम का क्या मतलब है, 2014 में जो है 3 बार कमीशन हुआ था। ठीक है, उसमें जो पहला कमीशन हुआ था वो किसी कारणवश लीक हो गया था, दूसरे कमीशन में कोर्ट केस हो गया, फिर तीसरा कमीशन हुआ था, तब जाकर के 2014 कमीशन में शास्त्री की वैकेंट पोस्टों को भरा गया था। ठीक है, तो अभी हम प्रथम यानी जो लीक पेपर हुआ था उसको देख रहे हैं। ठीक है, आज हम अपना जी के भाग देखने वाले हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न जी के पार्ट में किससे है। देखो, ये जो यहां पर नंबरिंग आपको मिलेगी, ये जो है ये जितने भी टीजीटी शास्त्री के कमीशन है, ठीक है, जितने भी कमीशन है 2010 से लेकर के 2020 तक के जितने भी कमीशन है, या फिर अभी के मान लो, या फिर आगे होने वाले सभी कमीशंस के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अक्षरम एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, जहां पर कि आपको कमीशंस पर जो क्लासेस हम ले रहे हैं वो भी वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन क्लासेस के जो नोट्सेज होते हैं जिनको कि अभी आप देख रहे हैं, ये भी आपको वहां पर बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अक्षरम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। और वहां पर जो बैच है उसका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बैच में फिर पहुंच जाएंगे। और बैच में जो है ये सभी क्लासेस, इनके जो नोट्स होते हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो वहां पर ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेंगे। व्यू ऑल फ्री कंटेंट में आपने चले जाना है। ठीक है, बैच के अंदर वहां पर आप सारे नोट्स और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, अभी तक जो हुए हैं और आने वाले समय में जो होंगे सभी वहां पर हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इनको लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। बिल्कुल, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2011 जनगणना के बाद जनगणना हुई नहीं, जैसा कि कोरोना काल आ गया, उस दौरान जनगणना नहीं हो पाई, तो अभी तक 2011 के अनुसार ही चलता है सब कुछ, है ना। तो 2011 जनगणना के अनुसार जितनी भी बातें हुई है उनको जरूर आप अध्ययन कीजिए, चाहे वो फिर हिमाचल प्रदेश लेवल में हो या फिर वो भारत इंडियन जीके लेवल में हो। ठीक है, दूसरा मैंने आपको सभी क्लासेस में बताया था, इसमें पुनः बताता हूं, ये जो जनसंख्या वाला होता है, दूसरा आपका क्षेत्रफल होता है, और तीसरा बाकी आपका ऊंचा, जो ऊंचा होता है, नीचा होता है, इत्यादि जो ये चीजें रहती है ना, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा इत्यादि ये चीजें रहती है, जैसे बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, बड़ी नदी, कृत्रिम नदी इत्यादि ये चीजें रहती है ना, इनसे निश्चित ही आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न तो बनता ही बनता है, परंतु इसी के साथ साथ जो है ऐसे प्रश्न हमने भारत में भी देखे हैं। देखो, अगर हम जनसंख्या, क्षेत्रफल इत्यादि, ये जो साक्षरता दर इत्यादि इन चीजों की बात करें तो सभी कमीशनों में इनसे रिलेटेड प्रश्न हमारे बने। ठीक है, 17, 18, 20
तीनों कमीशनों में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न बने ही बने हैं और आने की बहुत ज्यादा संभावना, क्योंकि इस कमीशन का जितना लेवल है उस हिसाब से ये काफी अच्छे टॉपिक्स है जिनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चंबा से पांगी को जोड़ने वाला दर्रा, तो वह साच दर्रा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। देखो यदि हम दर्रा हो गया, आपका पहाड़ हो गया, घाटी होगी और हिमालय, इनसे संबंधित प्रश्न जो है हमने हर एक कमीशन में देखे, 17, 18, 20 तीनों कमीशनों में देखे, तो इनसे संबंधित प्रश्न आने की भी संभावना है जिस कमीशन को आप दे। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो प्रथा के बारे में पूछा जा रहा है, यह प्रथा संबंधित है, ये जो धनुष बाण से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही है। बाकी देखो प्रथाओं से संबंधित ऐसे तो हमें प्रश्न नहीं देखने को मिला, परंतु ये टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी इस कमीशन की दृष्टि से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से इतिहास के प्रश्न आते हैं, भूगोल आपका हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया। तो 4 से 5 टॉपिक है जिनमें कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए जीके पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका एनसीईआरटी का अभी तक के कमीशनों में है भी और आने वाले समय में रहेगा भी। ठीक है, इसलिए जब भी जीके पार्ट का अध्ययन करें तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे कौन थे? जयवंत राम थे। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें 2018 कमीशन में भी देखने को मिला था। ठीक है, 2018 कमीशन में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न आया था ना, जिसमें प्रथम व्यक्ति या फिर प्रथम पुरुष, देखो कई बार क्या आता है कि प्रथम पुरुष हो गया आपका। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया, और कई बार जो है प्रथम महिला, प्रथम महिला से संबंधित, ये जितने भी प्रश्न रहते हैं प्रथम महिला और प्रथम पुरुष किसी भी सेक्टर में, इनसे संबंधित जरूर प्रश्न आता है। साथ ही साथ इसी तरीके के प्रश्न जो हमें करंट अफेयर में भी आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में क्या प्रश्न बनते हैं? ये जो अध्यक्ष होते हैं या फिर मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन? या फिर मंत्री होते हैं जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मान लो, चाहे आप सेंटर गवर्नमेंट के मान लो। ठीक है, इनसे संबंधित जरूर आता है। साथ ही जो बड़े अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह होते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं, इत्यादि ऐसी चीजें होती है ना, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर किसी विषय की किसी सेक्टर की सबसे ज्यादा पावर जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, कुछ ऐसे अध्यक्ष होते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आने की भी काफी ज्यादा संभावना जो है हमेशा परीक्षा में बनी रहती है करंट अफेयर के विषय में। ठीक है, बाकी ये प्रथम व्यक्ति, प्रथम पुरुष, ये तो आ ही सकता है। ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये जो है करंट अफेयर का, देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके, जितने भी अध्यक्ष मंत्री होते हैं ना, उनसे इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि मेहर चंद महाजन से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, ये 2014 करंट अफेयर का विषय आपका आता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जरूरी नहीं अगली बार भी आपको इसी प्रकार का प्रश्न आए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें सही है एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं अध्यक्षगत। ठीक है, करंट अफेयर, और ये मंत्रियों से भी आते हैं, और जितने भी आपका क्रिकेट टीम का भी आप देख लेना, कौन अभी कैप्टन या फिर कौन उसका जो है मेन कोच वगैरह भी रहते हैं ना, तो उनसे संबंधित भी जरूर जो है अध्ययन करके जाना ही चाहिए। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां भी जो है इन प्रश्नों को आप देख पाए, क्योंकि जैसा हम आपस में कोलरेट भी कर रहे हैं 2014, 17, 18 को, 20 को, तो आप जान पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि 2014 में भी आए हैं और 2017 में भी आ रहे हैं, 18 में भी आ रहे हैं और 20 में भी आ रहे हैं। इसीलिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हमेशा जीके पार्ट को इसी तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, एग्जाम की नीड के हिसाब से आपको उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका वीरचंद चंदेल का संबंध था, तो किससे था? आपका कहलूर रियासत से था। ठीक है, ये जो है कहलूर रियासत के संस्थापक भी माने गए हैं। देखो रियासत से संबंधित हमें 18, 17, 20 तीनों कमीशनों में प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो रियासत जितनी भी हिमाचल प्रदेश की है उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरा जो हिमाचल प्रदेश का गठन है, ठीक है, क्या है? गठन। हिमाचल प्रदेश के गठन से भी प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है।
जैसा कि हमने 2018 कमीशन में भी देखा था, गठन से संबंधित किसी व्यक्तिगत प्रश्न आया था या फिर कोई प्रश्न आया था आपका। बाकी 17, 18, 20 में तो रियासतों से संबंधित प्रश्न आया ही आया है, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, रियासतों से, उससे संबंधित प्रश्न बनता है। बाकी आपका भारत का गठन भी कैसे हुआ, वहां से भी प्रश्न इंडिया लेवल में भी बन सकता है, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि जो रियासत होती है, इनमें ज्यादा विषय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खाली इतना भी पता आपको होगा कि रियासत संस्थापक कौन है, रियासत का अंतिम शासक कौन है, राजधानी कहां है, या फिर कोई इन्होंने बहुत ही अच्छा या फेमस काम कई बार किया होता है जो अभी तक है या फिर विख्यात रहता है, उस तरीके का कोई स्पेसिफिक इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उससे ज्यादा इसमें डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक इतना डीप प्रश्न जो है हमने किसी भी कमीशन में नहीं देखा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। लारजी जल विद्युत परियोजना की क्षमता डैश मेगावाट है, ठीक है। तो कितनी आपकी आती है, 126 मेगावाट आती है आपके, ठीक है। देखो जितनी भी परियोजनाएं हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, हर एक कक्षा में हमने डिस्कस किया कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे वो इंडिया भारत लेवल की हो, ठीक है, इंडियन जीके से हो, परियोजनागत प्रश्न हमेशा बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है एक विषय है, टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा है कि 17, 18, 20 तीनों कमीशनों में जो है इससे संबंधित प्रश्न आया ही आया है, ठीक है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, परियोजना वाला। जितनी भी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, और भारत लेवल में आपको ज्यादा नहीं देखनी है, टॉप 5 को फॉलो करना है, ठीक है। आपको टॉप 5 को जो है फॉलो करना है। 5 जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित हो सकता है जीके पार्ट में है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। परंतु हिमाचल प्रदेश में किसी भी परियोजना से प्रश्न आ सकता है, जो कि अभी तक हो चुकी है। कोई भी परियोजना हो सकती है, जल विद्युत सड़क इत्यादि जितनी भी परियोजना है, पुल की परियोजना होगी, कोई भी निर्माण हो रहा है, कोई परियोजना हो रही है, वहां से संबंधित प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ यहां जो है करंट अफेयर का प्रश्न भी बनता है, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार जिस भी वर्ष आप कमीशन दे रहे हैं, उसे गत वर्ष यदि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई परियोजना बनाई या की, या फिर उस पर काम हो रहा है, या फिर दूसरा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट परियोजना तैयार कर रही है, उस पर काम कर रही है, उस प्रकार का प्रश्न जो है यहां पर करंट अफेयर में आने की भी काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। एसीसी सीमेंट संबंधी फैक्ट्री कहां है, तो यह जो है बरमाणा में, हिमाचल प्रदेश के बरमाणा में स्थित है, ठीक है। देखो यदि हम फैक्ट्री यानी कारखाना से संबंधित और बैंक, कारखाना और बैंक से संबंधित प्रश्न जो है हमें 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में आए हैं, ठीक है। किसी कारखाने के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह कारखाना कहां स्थित है, मैक्सिमम यही प्रश्न आया कि ये कहां, यानी जगह के बारे में आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर भी बैंक या कारखाने से संबंधित प्रश्न आए, क्योंकि सभी कमीशनों में एक प्रश्न निश्चित कारखाने या फैक्ट्रीगत आया, ठीक है। और इसी प्रकार का प्रश्न आया कि कहां स्थित है, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज या कारखाने हैं वहां से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। बाकी भारत की टॉप 10 देख लीजिए, है ना, बड़ी 10 कंपनियां देख लीजिए, उससे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। उनसे संबंधित जो है आपको जानकारी कलेक्ट करके जानी है। और हिमाचल प्रदेश की आप टॉप 15 तक देख लीजिए, इससे ज्यादा देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं से संबंधित प्रश्न जो है आपको बनेंगे यदि आएगा तो, ठीक है। परंतु ऐसे सभी कमीशनों में आ रहा है, ठीक है। 2014 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया और 20 में भी आया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किसकी पुस्तक है, ये जो है शांता कुमार की पुस्तक है, ठीक है। देखो इसी प्रकार का प्रश्न जो हमें 2017 कमीशन में भी देखने को प्राप्त हुआ, जिसमें कि किसी इसी प्रकार का प्रश्न था, पुस्तक का नाम था और नीचे जो है पुस्तक के रचनाकार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो जितने भी जो फेमस राइटर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के या भारत के, ठीक है, उनसे संबंधित पुस्तकों से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या है कि एक इंडियन जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। यूपीएससी लेवल में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हालांकि वहां रचनाकार से तो नहीं आते पर थोड़ा डीप आ जाता है। तो यहां पर तो हमें खाली रचनाकार से ही देखना है संबंधित, ठीक है। तो हो सकता है वहां से संबंधित प्रश्न भी आपको बने, क्योंकि ये एक इंडियन जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। जितने भी फेमस जो भवभूतियां रही है, ठीक है, महात्मा गांधी हो गई इत्यादि, जो फेमस आइडल व्यक्ति रहे हैं, उनसे संबंधित जो है रचनाकार या उनकी थोड़ी बहुत जीवनी से संबंधित जानकारी आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। आपका कामाख्या मंदिर कहां स्थित है, तो कहां, यह करसोग में। देखो जो मंदिर हो गए, मेले हो गए, दूसरा आपका पार्क हो गए, और पार्क के बाद जो म्यूजियम होते हैं ना वे हो गए, और उसके बाद
आपका वन जो अभयारण्य रहते हैं उस प्रकार, ये जो है 4-5 टॉपिक होते हैं। आपकी झीलें होगी, ठीक है, झीलें होगी, नदियां होगी, या फिर जो महासागर हो गए, ठीक है। यहां से संबंधित प्रश्न हमें हर एक कमीशन में देखने को मिला है, किसी एक टॉपिक से देखने को मिला है। साथ ही साथ ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आप ये एक सामान्य टॉपिक से सामान्य परीक्षा है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना, ठीक है। हो सकता है कि आपको मेले से आ जाए, हो सकता है आपको मंदिर से आ जाए, पार्क से आ जाए, इनमें से किसी ना किसी टॉपिक से जरूर प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि हमने 2014, 17, 18 और 20 सभी कमीशनों में देखा है कि इनसे संबंधित निश्चित ही एक प्रश्न तो जरूर आया है, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। इस वर्ष पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए, तो इस यानी किस 1921 में जो है पहली बार जो है महात्मा गांधी शिमला आए थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। देखो ये एक रिपीटेड प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार ये कमीशनों में पूछा गया है या फिर कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप सभी इसको जानते भी होंगे हालांकि भली भांति, यदि आपने पहले भी तैयारी की होगी तो इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी आपको देख करके जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी सभी कमीशन से किसी भी सेक्टर का है, आपका टीजीटी साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, हिंदी है, कोई भी है, उनका भी जीके पार्ट आप देख करके जा सकते हैं, क्योंकि वहां से भी आपका एक अच्छा माइंडसेट बन पाएगा और हो सकता है कि उनके भी हम एनालिसिस क्लासेस ले आने वाले समय में, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इस कमीशन पर फोकस करते हैं। हाँ, तो किसकी बहादुरी से प्रभावित होकर अहमद शाह अब्दाली ने जो है उसे जालंधर 2 बार होगा ये ना, 2 बार सतलुज तथा रावी के बीच के पहाड़ी इलाकों के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। बिल्कुल, तो वे कौन बहादुर थे जिनको कि जो है जालंधर में 2 बार जो है अहमद शाह अब्दाली ने अपना कमांडर नियुक्त किया था, तो वे राजा घमंड चंद थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। देखो ये इतिहासगत प्रश्न है, इतिहास के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, निश्चित ही वहां आपको इस प्रकार के सभी प्रश्न देखने को प्राप्त होंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये देखो विश्व जीके है, ठीक है, कि आपका यह है विश्व जीके। विश्व जीके जो है, विश्व जीके से जो है यह प्रश्न आपका बना है। देखो इसी प्रकार के आपको वैश्विक जनरल अवेयरनेस से प्रश्न बनते हैं। ये जो क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होती है, नदियां होगी, आपके ये साक्षरता दर होगी, या फिर संगठन से संबंधित भी आता है, ठीक है। संगठन जो विश्व में कोई बड़ा संगठन है, यानी कि पूरे विश्व का कहां कहीं कोई एक संगठन है, कहां है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी संबंधित आप वैश्विक जानकारी को भी लेकर के आपको चलना होगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। तो ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा लिया है, ठीक है। तो जनसंख्या से ही 3 प्रश्न आ गए इसमें। जनसंख्या जो क्षेत्रफल वगैरह पार्ट हमने देखा था ना, उसी से ही 3 यानी 3 नंबर आपको इस कमीशन में बनने थे, खाली उसी कोई टॉपिक को यदि आपने देन किया होता। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये आपके 1556 में हुई थी, ठीक है। देखो ये जो फेमस लड़ाइयां हुई है, आंदोलन हुए हैं, यहां से संबंधित प्रश्न भी हमें कमीशनों में देखने को मिले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन जीके का आपका। बाकी ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी जो है आपको फॉलो करनी होगी, वहां पर निश्चित ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो हमें 2017 कमीशन में भी आया था, ठीक है। तो ये जो नृत्य होते हैं, चाहे वो भारत के हो या फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हो चाहे भारत के हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। मेला इत्यादि या फिर कोई उत्सव रहता है, ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई फेमस उत्सव त्योहार होता है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको कलेक्ट करके जानी होगी। इसी के साथ साथ कुछ फेमस गुरुद्वारों से भी संबंधित आपको जानकारी एकत्रित करके जानी होगी, ठीक है, जैसा कि हमने 2017 कमीशन में देखा भी था, उससे संबंधित प्रश्न आए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो यह जो है आमों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न जो हमें 2017 और 2018 दोनों कमीशनों में आया था, ठीक है। किसी प्रसिद्ध जगह के बारे में वर्णन था कि यह किस नदी के किनारे, कुछ इस प्रकार का प्रश्न में 2017 और 18 में आया था। यहां थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है, परंतु जितनी भी जो फेमस प्लेस है भारत के, उनको आप जरूर अध्ययन करके जाइए और वो किस कारण फेमस है,
ठीक है, इस बारे में भी देख करके जाइए। यूं तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी फेमस प्लेस है वहां कोई स्पेसिफिक मंदिर जरूर है, बाकी आप थोड़ा पार्कों को देख करके जाना हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त यदि भारत लेवल में बात करें तो इसमें प्रसिद्ध जगह, प्रसिद्ध शहर जो है आप देख करके जाइए, ठीक है। वो कहां पर स्थित है या किस नदी के किनारे में स्थित है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है कमीशनों में ऑलरेडी आए भी है। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिले। आपका स्वर्ण कमल व रजत कमल पुरस्कार संबंधित है, तो ये जो है फिल्मों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। पुरस्कार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कमीशन की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि हर एक कमीशन में आते हैं, अभी तक आए हैं और हमेशा आते भी रहेंगे, ठीक है। पुरस्कार से संबंधित, पुरस्कार किस सेक्टर में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका पुरस्कार से संबंधित दूसरे प्रकार के प्रश्न रहते हैं आपके करंट अफेयर, ठीक है, जो सीए करंट अफेयर के प्रश्न रहते हैं। ओके, तो अभी आप देखना कि गत वर्ष या इस वर्ष, जिस वर्ष आप कमीशन देंगे, ठीक है, वहां पर इन दोनों वर्षों में किस व्यक्ति को किस किस प्रकार के पुरस्कार मिले, उससे संबंधित प्रश्न हमेशा करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा प्रश्न जो है आपका यहां पर इसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है, और ये करंट अफेयर में बड़े सारे प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, है ना। कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सिद्धांतों पर आधारित थी, तो वो 8वीं थी। देखो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म के मुख्य अभिनेता का नाम, तो ये शाहिद कपूर द्वारा बनाई गई, ठीक है। 2013 में ये रिलीज हुई है और 2014 कमीशन में जो है ये सीए यानी करंट अफेयर का आपका टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के करंट अफेयर के टॉपिक आपको आ सकते हैं। करंट अफेयर में परियोजनाएं भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर गीत संगीत इत्यादि चीजें भी शामिल कर सकते हैं। आपके स्पोर्ट्स भी कि 2014 में कौन सा क्रिकेट कप होने वाला है, कौन सा बैडमिंटन कप होने वाला इत्यादि, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है आपके करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो अब जो है इंग्लिश पार्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है अब? इंग्लिश पार्ट आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माय बर्थडे, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था, ऑन माय बर्थडे। ये क्या है आपका? एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन यानी पार्ट ऑफ स्पीच से, ठीक है। पार्ट ऑफ जो स्पीच आपकी रहती है उससे जो है ये प्रश्न आया, ठीक है। जो पार्ट ऑफ स्पीच से हमने देखा है कि 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में जो है आपका इंग्लिश भाग में पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न आया ही आया है, ठीक है। द पुअर आर डिप्राइव्ड डैश बेसिक एमिनिटीज, तो बेसिक एमिनिटीज ऑफ बेसिक एमिनिटीज, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही रहना था, यानी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यानी ऑफ जो है इसमें सही ऑप्शन आपका इसमें रहना था, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ये भी कहां से आया? प्रेपोजिशन का ही ये विषय है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से ही आया, ठीक है। इसीलिए जो पार्ट ऑफ स्पीच है, और दूसरा आपका इंग्लिश भाग में सेंटेंस आता है, आपके इडियम आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, एरर हो गए, और आपका क्या हो रह गया। तो इस प्रकार के जो ये टॉपिक रहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहते हैं। बाकी इनको जो हम सिलेबस पार्ट में कवर अप करेंगे अपना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज टाइम डैश यूर वॉच, तो बाय यूर वॉच। देखो यहां पर लग रहा है कि आपका इन सही रहेगा, ठीक है। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, ये ठीक है सेंटेंस की दृष्टि से, पर ये क्या है? एक इडियम है, ठीक है। क्या आपका आता है? ये इडियम आता है, ठीक है। तो इडियम क्या मतलब होता है? मुहावरे। मुहावरे, इडियम से संबंधित ये प्रश्न आया है। देखो जितने भी हिंदीगत मुहावरे होते हैं, ठीक है, ईद का चांद दिखना, तो उसका एक अर्थ क्या रहता है? भिन्न रहता है ना। तो अब इसी प्रकार से जितने भी मुहावरे रहते हैं उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। खाल खींचकर भूसा भरना, बहुत मारना, ठीक है, इस प्रकार का रहता है ना। तो इसमें भी क्या रहता है? इंग्लिश पार्ट में आपका जितने भी इडियम्स रहते हैं उनको आपको लर्न करना होता है, ठीक है। और इसी प्रकार के प्रश्न हर एक कमीशन में आए हैं। आपका 2017, 18, 20 कमीशन में भी इडियम से संबंधित प्रश्न आया है। तो इडियम में इसी प्रकार से प्रश्न आपको मिलेगा। वहां पर जो भी इडियम रहता है, जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज हटा देंगे और फिर लिखेंगे कि इज, इन, एट, बाय, कुछ भी लिख देंगे, 4 ऑप्शन, आपको उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो आपका क्या? जेलस, जेलस का क्या बताना? आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज
सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल लेटर्ड वर्ड, ठीक है। तो इसका एनवियस होगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। जेलस, ईर्ष्या करना, एनवियस भी क्या होता है आपका, ईर्ष्या करना। देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपका सिमिलर मीनिंग, देखो इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रीय कमीशन की दृष्टि से, इसको भी आप टॉपिक वाइज याद कीजिए, ठीक है। सिमिलर वर्ड को याद करते रहिए, इडियम्स को याद करते रहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को याद कीजिए, सेंटेंस को याद कीजिए, फिर आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, फ्रेजेस को याद कीजिए। इस प्रकार के ही इसमें आते। बाकी वॉइस नरेशन वो जो सिंपल है वो तो आपको लर्न करने ही करने हैं। हालांकि वॉइस और नरेशन से संबंधित प्रश्न हमें किसी भी कमीशन में नहीं देखने को मिला है ना, बाकियों से प्रश्न आ रहे हैं परंतु इससे प्रश्न नहीं आया। वॉइस और नरेशन से अभी तक कोई भी प्रश्न जो है हमें नहीं आया, ठीक है। अबॉर्ड, अबॉर्ड का क्या करना है, इसका भी देखो सिमिलर वर्ड ही आपको चूज करना है जो कि सेम जो है मीनिंग दे। इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची। हमने पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, आपके पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार की ये सिमिलर मीनिंग यानी सेम मीनिंग। तो अबॉर्ड जो होता है होम भी होता है, ठीक है। अबॉर्ड क्या होता है आपका, होम भी होता है। देखो मिजरेबल, मिजरेबल में भी क्या बताना है आपको, सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है। तो अनजेनरियस होगा आपका, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहेगा, इसमें सही रहना था, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। खाली 3 प्रश्न जो हमने सिमिलर वर्ड से ही देखे। हालांकि हम यदि बाकी कमीशनों की बात करें तो उसमें जो है आपका इंग्लिश पार्ट थोड़ा कम आया था, ठीक है। उसमें जो है कितने प्रश्न हमें देखने को मिले थे, 4 से 5 प्रश्न जो हमें इंग्लिश भाग से आए थे। परंतु अगर हम 2014 कमीशन की बात करें तो इसमें जो है 10-11 प्रश्न जो है इंग्लिश भाग से आपको आए थे। बाकी तो आपका थोड़ा सिलेबस अभी चेंज भी हुआ था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। बाकी टॉपिक्स तो आपके यही रहेंगे, चाहे सिलेबस कितना भी चेंज कर लो, टॉपिक्स तो यही रहेंगे, इनको तो आपको लर्न करके जाना ही होगा, ठीक है। बाकी ऑर्थोडॉक्स का देख लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स का, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया अब, ठीक है। अब सिमिलर वर्ड नहीं पूछा जा रहा आप लोगों से, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। यानी अब क्या है, ऑपोजिट, विपरीत अर्थ देने वाला, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है आपका, रूढ़िवादी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अनकन्वेंशनल, बी ऑप्शन, जिसको मतलब आप रूढ़िवादी की जो धारणाएं होती है जिसको आप वो मानने पर विवश नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार का इसका अर्थ रहता है आपका। तो विपरीत शब्द, देखो ये हिंदी के टॉपिक्स को लेकर के आप इंग्लिश में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आपका इसमें क्या रहता है, हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, विपरीत शब्द, ठीक है, इस प्रकार के रहते हैं ना, पर्यायवाची। तो इसमें भी इंग्लिश में इसी प्रकार का रहता है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो अगला भी आपसे वही शब्द पूछा जा रहा है, शब्द पूछा जा रहा है और इसमें क्या आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, आपको एक्वाइंटेंस का बताना है। तो इसका अनफेमिलियर होता है, डी ऑप्शन सही रहता है। देखो इस प्रकार का ऑपोजिट वर्ड से दूसरा प्रश्न फिर से इस कमीशन में पूछ लिया गया है। इंग्लिश पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्या रहता है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो निश्चित आपके इधर नंबर बनने ही होते हैं, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं, लेथार्जिक। लेथार्जिक का भी जो है आपको ऑपोजिट मीनिंग ही बताना है। हाँ, तो इसका क्या बचेगा आपका, एंथुजियाज्म होगा, ठीक है, एंथुजियाज्म। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो ये रहे ऑपोजिट वर्ड। अब थोड़ा चेंज हो गया है, नॉट क्लियर एनथ टू बी रीड। इसका क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज। देखो फ्रेज और इडियम दोनों इंपॉर्टेंट है और इनको क्या करना होता है, आपको लर्न करना होता है, ठीक है, याद करके चलना होता है, तब इनके सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, एलिजिबल। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। देखो फ्रेज, इडियम काफी बार मैंने बता दिया कि इनको जरूर पढ़ के जाना होता है। देखो पुनः फ्रेज से प्रश्न आ रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट द फ्रेज। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स और मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो उसे क्या कहते हैं, आपका स्कैपगॉट कहते हैं, ठीक है, स्कैपगॉट कहते हैं। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था, सही रहना था।
फ्रेज को याद करके चलना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इनको याद करके चलना होता है आपको। अब पुनः अगला आ रहा है आपका कि गिव वन वर्ड ऑफ द तो एक्सप्रेशन गिव वन वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन देखो, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। ये आपका फ्रेज नहीं है, मैं सोच रहा था कि ये सेंटेंस दिया है, पर सेंटेंस आगे दिया है, ठीक है। तो ये क्या करना है कि इसका आपको एक मीनिंग लेकर के चलना है, ठीक है। यानी कि जैसे रहता है ना कि एक सेंटेंस आपको एक शब्द में कहना है, तो उस प्रकार का ये प्रश्न आपको आया है। तो इसी प्रकार के, या कई इसको हम कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, किसी वाक्य के लिए एक शब्द को कहना, उस प्रकार का ये भी है, ठीक है। अ वॉलंटरी पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर ऑफर्ड विदाउट चार्ज, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑनोरेरियम। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, यानी मानदेय, जो दंड आप, जो उसका जो है आप देंगे, जो भी वो लगाएंगे आपके लिए ना, कर लगाएंगे इत्यादि, उसको आप देते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना। तो देखो, जब भी आप इंग्लिश पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। इडियम्स पढ़ लीजिए, फ्रेजेस पढ़ लीजिए, जितने भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ना, उन सबको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी फिर अदर कमीशंस में भी देखिए, उसमें भी टॉपिक छांटने की कोशिश कीजिए और वहां से संबंधित पढ़ते रहिए। निश्चित उसी से संबंधित जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनः जो है अब दूसरे प्रश्न बन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र। देखो, विश्व जीके से प्रश्न आया, देखो है ना, कहां से प्रश्न आया है? वैश्विक स्तर पर आया है, ठीक है। आपका वैश्विक जीके, सामान्य ज्ञान से प्रश्न आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? देखो, अगर हम 2014 की बात करें तो ये बान की मून है, ठीक है। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएसए के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कौन आपके ये है? बान की मून थे महासचिव। देखो, इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको इंडियन जीके में भी कहा। देखो, ये जो वैश्विक स्तर पर कंट्रियां है, ये तो आपका एक यूएसए हो गया, दूसरा आपका रूस, रशिया हो गया और यूरोप हो गया। ये तीनों जो है सबसे ज्यादा उपद्रव क्या करते हैं? विश्व में तैयार करते हैं। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न जो है ज्यादातर बनते हैं। कि इसमें चीन भूल गए हमें ना, चीन भूल गए। ये इन चारों के बारे में जरूर आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके जाइए, क्योंकि यहां पर कई बार करंट अफेयर आने का प्रश्न भी रहता है, जैसा कि हमने सभी कमीशनों में देखा है। 2018 और 2020 कमीशन में आपका करंट अफेयर आया है इंटरनेशनल लेवल से और इन्हीं कंट्रीज से आया है, ठीक है। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं, इनको जरूर अध्ययन करके आपको जाना है, क्योंकि इनसे करंट अफेयरगत प्रश्न भी आते हैं। बाकी जो सामान्य प्रश्न रहते हैं छोटे मोटे, उससे संबंधित प्रश्न ही आते। देखो, यहाँ ये भी तो करंट अफेयर का ही एक प्रश्न है, ठीक है। करंट अफेयर का ये भी प्रश्न है। तो इसी प्रकार का प्रश्न जो है इन कंट्रियों से आता है, ठीक है। करंट अफेयर गति, बाकी कुछ ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी इनकी राजधानी आप दे करके जाइए, ठीक है। बाकी यदि इनकी राजधानी किसी नदी के किनारे है, उस बारे में भी जानकारी दे करके जाइए, ठीक है। रघुराम राजन कौन है, ठीक है। तो ये कौन थे? दो, ये भी देखो करंट अफेयर का टॉपिक आपका। देखो, करंट अफेयर से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं ना। तो ये कौन, यदि हम 2014 की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ठीक है। रघुराम राजन जो है 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो आप टॉपिक्स देख सकते हैं। हो सकता है अगली बार आपको मंत्रियों से संबंधित प्रश्न आ जाए। इसी प्रकार के टॉपिक्स जो है बनते हैं आपके, है ना। शाम्पेनस जनजाति कहां पाई जो है जाती है? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। अभी भी कुछ जनजातियां या फिर जो आदिवासी किले जो रहता है, उनका गांव वगैरह रहता है, किले रहते हैं, उस बारे में जरूर आप अध्ययन करके जाइए, क्योंकि ये कहां का विषय आपका आता है? एनसीईआरटी का आता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी क्या है, जरूर अध्ययन करके जाइए। हो सकता है वहां से संबंधित प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो, ठीक है। चलिए, देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसमें आप अनुमान भी लगा सकते थे। सबसे महानतम राजा भारत का राजा अशोक रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहना था। ये भी कहां का विषय आता है? एनसीईआरटी। और ये दोनों, ये जो है हिस्ट्री का आता है आपका, ठीक है। हिस्ट्री का आता है यह विषय। चलिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता किस वंश के थे? कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो हमें 2018 या फिर 17 दोनों में से किसी एक कमीशन में आया था। वहां पर भी जो दक्षिण भारत का एक फेमस मंदिर था, वहां से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कोणार्क की, तो ये जो है गंग वंश द्वारा बनाया गया, ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था? इसमें सही रहना था। देखो,
जितने भी फेमस राजा रहे हैं, जो इतिहासगत प्रश्न है, इतिहास आप पढ़िए, इतिहास एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में भी जरूर आपको क्या इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। देखो मंदिर हिमाचल प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट है, आपके भारत के भी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से आप संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं तो मंदिर तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जो गुरुद्वारेगत भी प्रश्न दे करके जाना है वहां से भी वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वहां से भी प्रश्न आपको बने। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको दे करके जाने हैं किस वंश ने ये बनाया। बाकी इतिहास में यदि हम राजाएं देखें, दूसरी क्लासेस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि राजा जो है वंश देख लेना है, वंशगत देखते चलिए, संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, राजधानी कहां थी, उन्होंने कोई फेमस काम किया तो उसको देखिए। ये 4 ही टॉपिक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। इससे ज्यादा डीप जो है प्रश्न आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बाकी एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए। हाँ, तो आपका क्या महाप्रयाण घाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो यह किसका आता है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। किसका है यह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। मैंने कहा, आपको पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, जबकि पुस्तक रचना और रचनाकार के बारे में हम जान रहे थे, जितनी भी विभूतियां रही है भारत की प्राचीन में, यानी कि आजादी के बाद या आजादी काल के दौरान, उनके संबंधित थोड़े सा आप जीवनी भी जरूर देख करके जाइए, हो सकता है वहां से संबंधित भी जो है आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हो, ठीक है। चलिए अग्रिम देखते हैं। चौरी चौरा की घटना जो है संबंधित है, तो यह जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित। देखो आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया ना, यहां पर आंदोलन की बात करें तो 2017 कमीशन में भी आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया है, ठीक है। जितने भी आंदोलन भारत में हुए हैं उससे संबंधित आप जानिए। बाकी ये एनसीईआरटी का आपका टॉपिक था, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखो मैंने आपको कहा था ना, कौन कौन सी कंट्रियां बताई मैंने आपको, यूएसए हो गया, रूस हो गया, और यूरोप हो गया, और जो है चीन हो गया। देखो इन चारों को ही आप देखिए, इसमें जो है स्कॉटलैंड को हटा दीजिए, स्पेन और कनाडा, मैंने इन तीनों के बारे में बताया ही नहीं, तो ये कहां का है आपका? यूएसए का है। तो इस प्रकार के जो फेमस खेल रहते हैं उनसे संबंधित भी आप देख करके जाइए, और यही 4-5 कंट्रियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यूरोप में भी जो आपका फ्रांस और जर्मन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन हो गया, है ना, यूके हो गया आपका, फ्रांस, जर्मन, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो थॉमस कप जो है पुरुष वाला, ये किससे संबंधित है? ये देखो बैडमिंटन से संबंधित है। आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? कप यानी पुरस्कार से संबंधित 2 प्रश्न आ गए यहां पर इस कमीशन में, तो पुरस्कार जरूर दे करके जाने हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? देखो इसी प्रकार के प्रश्न हमें कहां आए थे? 2017 कमीशन में भी हमें इसी प्रकार का प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ था, ठीक है। वहां पर तो हमें भारत लेवल का ही प्रश्न आया था कि भारत में वहां पर पूछा जा रहा था कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है, दूसरे में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आ गया, है ना। और यहां पर संगठन के बारे में आ गया, जितने भी देखो हिमाचल जो है आपके भारत में बड़े संगठन है उनके बारे में दे करके जाइए। बाकी अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो आपको दे करके जाना ही जाना होगा, ठीक है। यदि हम श्रम संगठन की बात करें तो ये जो है जनेवा में है। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। चलिए अब जो है साइंसगत प्रश्न बन रहा है कि एनीमिया, रक्ताल्पता रोग का जो है मुख्यतः किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। देखो ये प्रश्न आपने यदि कई बार जो है शास्त्री वाले आर्मी की तैयारियां भी करते हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा, मैंने भी की है, हालांकि फिर समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा है कि इस प्रकार का जो प्रश्न हमने वहां पर भी देखे। देखो एनसीईआरटी में साइंस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देख करके जाना चाहिए जरूर, है ना। बाकी साइंस तो आपको पढ़नी होगी, कोई भी चाहे सिलेबस आपका कैसे भी आपका क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाए, साइंस आएगी ही आएगी। साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, भूगोल, जो ये टॉपिक्स एनसीईआरटी के, ये आएंगे ही आएंगे आपके ना। हाँ, तो टाइफाइड के लिए जो है यह परीक्षण होता है, तो इसके लिए कौन होता है आपका? इसके लिए जो है आपका विडाल परीक्षण होता है, ठीक है। कौन सा परीक्षण होता है? विडाल, तब जाकर के क्या लगता है आपका टाइफाइड रोग का पता लगता है। तो ये टॉपिक्स आप देख लीजिए, सामान्य ही टॉपिक से ज्यादा डीप से तो आएगा नहीं आपको, ठीक है। तो एलपीजी के मुख्यतः ये गैसें होती है, तो एलपीजी में मुख्यतः ये गैसें होती है, तो इसमें तो मीथेन तो होगा ही नहीं, मीथेन तो एकदम जल जाता है।
है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी हो नहीं सकता, तो ब्यूटेन व प्रोपेन, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। पंडित का पर्यायवाची, अब जो है हिंदी शुरू हो गई है, ठीक है, अब क्या शुरू होगी आपकी, हिंदी जो है शुरू हो गई है। पंडित होते हैं मनीषी, देखना पंडित जो विद्वान होता है, मनीषी क्या होगा उसका पर्यायवाची होगा, मेधा, प्रतिभा, प्रजापति ये जो है नहीं होंगे आपके, इसमें क्या रहना था, मनीषी सही ऑप्शन रहना था। पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न भी आपको हिंदी भाग में आ सकता है, बाकी कमीशनों में भी आए हैं, यहां पर भी आया है, तो जिस कमीशन को आप दे हो सकता है वहां पर भी आने की संभावना हो। अनुरक्त का विलोम शब्द है, यही प्रश्न जो है 2017 कमीशन में भी विलोम शब्दों से जो है प्रश्न आए थे। तो अनुरक्त का क्या होता है आपका अनुरक्त का होता है विरक्त, विलोम पूछा जा रहा है, अनुरक्त विरक्त, जो रमण करता है और बिल्कुल भी रमण नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। प्रातःकालीन सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसमें कौन सा विशेषण है, देखो ये प्रश्न जो आपका वाक्य से आया है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं ना, इंग्लिश में सेंटेंस से प्रश्न आ सकता है, तो हिंदी में वाक्यों से प्रश्न आ सकता है। वाक्य कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये आते हैं ना आपके, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें गुणवाचक आपका आता है, ठीक है, गुणवाचक इसमें जो है विशेषण आपका आता है, ठीक है, कौन आता है, गुणवाचक विशेषण जो इसमें रहेगा, सी ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहना था। एक मिनट, चलिए, वैचारिक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो संधि विच्छेद हमें 2017 कमीशन में भी आया है, साथ ही साथ 2018 कमीशन में भी आया है। देखो हिंदी के भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हमने और क्लासेस में भी जाने और यहां पर भी जान रहे हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न जो है आने की क्या रहती है, हमेशा संभावना रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका विचार धन ऐक्य होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, आई तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा, विसर्गे नहीं होगी, है ना, आ करके कैसे हो सकता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही गुण होकर के हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था, सही रहना था। सहस्त्र बाहु में जो है कौन सा समास है, समास से संबंधित 2017, 18 और 20 तीनों में प्रश्न आए हैं, 2014 में भी आया है, तो सहस्त्र बाहु इसे देखकर ही पता लग रहा है कि ये बहुब्रीही का है, ठीक है। ऐसे जो में 17, 18, 20 में तीनों में अव्ययी भाव के आ गए थे ना, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा जीके पार्ट 2014 कमीशन का था। अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का इसमें ज्यादा टॉपिक्स कहां से बन रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिर आज जो है हमारा पूरा ये क्वेश्चन पेपर क्या है, बिल्कुल ही कंप्लीट निस्तो नाबूद हो गया। अब हम इसमें कल क्या जानेंगे, एक रिवाइजिंग सेशन लेंगे जिसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस जानेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, 2014 प्रथम कमीशन कंप्लीट हो गया, फिर हम 2014 द्वितीय की ओर अग्रसर हो जाएंगे। देखो एचपी जीके से जो है 10 प्रश्न इसमें आए थे, इंडियन जीके से जो है 9 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 3 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री से भी 3 प्रश्न आए थे, पॉलिटिकल साइंस से 1 आया था और इसमें भूगोल से प्रश्न नहीं आया था। हालांकि हम बात करें 2017, 18 और 20 की, तो तीनों कमीशनों में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है भूगोल से आए थे आपके, ठीक है, जियोग्राफी से आए थे। आपका इंटरनेशनल जीके से 4 प्रश्न आए हैं, ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड हो सकता है। तो हिंदी से जो है 5 प्रश्न आए थे और इंग्लिश से 12 प्रश्न आए थे और साइंस से जो है आपके 3 प्रश्न आए थे। देखो यहां से ये टॉपिक्स रहते हैं कि हमें कहां कैसे पढ़ना है, ये हमारा एक अच्छा माइंडसेट यहां से बनता है। तो ये एक एनालिसिस था जीके पार्ट का। उम्मीद करता हूं जीके के लिए आपका एक अच्छा माइंडसेट बना होगा। अभी तक कक्षा में बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। दूसरा देखो ये जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इनकी जो क्लासेस हम ले रहे हैं और इन क्लासेस के जो नोट्स हैं ये आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अक्षरम एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। इसको आप प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जो है आपको टीजीटी शास्त्री कमीशन के क्वेश्चन सीरीज के बैच में जाना है, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तभी वहां पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप व्यू फ्री कंटेंट में जाइए बैच के अंदर,
वहां पर जो है आपको सभी ये नोट्स और क्लासेस मिल जाएंगे, तो उनको लिखने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, क्योंकि इससे हमारा क्या है कि एक अच्छा माइंडसेट बनता है। ठीक है, तो बाकी यदि आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। बाकी इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी है उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखो अभी जो है हम टेलीग्राम चैनल पर एक सीरीज जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि डेली बेसिस पर सुबह आपका एक क्विज होगा। ठीक है, क्विज में 6 प्रश्न रहेंगे और हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, जल्दी शुरू हो जाएगा, ये हो सकता है जब तक आप इस क्लास को देख रहे हैं तब तक शुरू भी हो गया हो। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर डेली बेसिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा, उसको आपको डेली देना रहेगा। वहां से क्या है आपका एक अच्छा माइंडसेट बनेगा। हर एक किसी भी परीक्षा की दृष्टि से संस्कृत के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डेली बेसिस पर वहां पर 6 अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल आप लोगों से मुलाकात होगी रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।